हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। और इस सेशन में मैं राघवेंद्र सिंह आप बच्चों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और मैं पढ़ाने क्या वाला हूं, असल में मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सलूशन बताने वाला हूं। जी हाँ, इस चैप्टर के दो पार्ट को हमने पढ़ लिया। पहला पार्ट क्या था, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और दूसरा पार्ट था हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो इस चैप्टर के दोनों पार्ट पढ़ने के बाद अब बारी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी बुक में एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज में, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो शुरू करें, चलिए बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में जो पूछा है एनसीईआरटी के बुक में, वो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब प्रॉपर्टी कंपेयर करने को होगी तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, उनका मास कंपेयर कर सकते हैं, उनका चार्ज कंपेयर कर सकते हैं, है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं ये भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, हमको पता है। जी हाँ, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, पहला कंपैरिजन। दूसरा, अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा कम है, और सबसे हल्का सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इसका मास बहुत कम है। यहाँ -27 पावर है, यहाँ -31 kg मतलब पावर है, तो -31 मतलब इसका मास बहुत कम है। तो दूसरा कंपैरिजन भी हो गया। अब चार्ज कंपेयर कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन पे इतना ही होता है लेकिन प्लस में, और न्यूट्रॉन तो क्योंकि न्यूट्रल होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और बात कर अगर एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर, आउटसाइड न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन आप कर सकते हो, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों हम लोग ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहले अगर एटम के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर, एटम दिखता कैसा है, अगर किसी ने बताने की कोशिश की, तो किसने कोशिश की, जे थॉमसन ने। तो उनके मॉडल में क्या दिक्कत थी, तो सबसे पहली बात, रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो कंक्लूजन है वो जे थॉमसन नहीं बता पाए। जे थॉमसन के मॉडल से क्लियर नहीं होता है। तो वही लिखा है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसमें रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को जो बम्बार्ड कराया, तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे सीधे पास कर गए, कुछ थे जो डिफ्लेक्ट हो गए, और 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा पाया गया जो बाउंस बैक कर गया। और इससे यह कंक्लूजन निकला कि एटम का अधिकतर जगह खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या कर गए थे, पास कर गए थे। लेकिन यह चीज थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में नहीं था। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, उस रिजल्ट को ये थॉमसन मॉडल एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब थॉमसन ने जो एटम का मॉडल दिया था उसमें ये बोला था कि एटम का मास हर जगह बिखरा हुआ है, लेकिन अल्फा स्कैटरिंग से क्या पता चला, एटम का मास बिखरा नहीं है, एटम का मास एक जगह केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है। तो ये थॉमसन के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो पहला लिमिटेशन थॉमसन मॉडल का। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो जे थॉमसन ने किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन के बारे में जिक्र नहीं किया था। जे थॉमसन ने बोला था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें कहीं कहीं निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक उसी तरह जैसे केक में चेरी प्रेजेंट होता है, तरबूज में बीज मौजूद रहता है, ठीक उसी तरह पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किया था।
मतलब जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम में सिर्फ 2 ही पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चल गया कि एटम में एक तीसरा पार्टिकल भी होता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, जो कि न्यूट्रल होता है, जिसका कोई जिक्र नहीं था थॉमसन मॉडल में। तो इसीलिए ये दूसरी कमी है, दूसरी लिमिटेशन है। क्लियर आ गया समझ में? तो ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब पूछा है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसकी क्या कमी थी? तो बच्चों अगर आप तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पढ़ोगे तो उसमें 2 मेन कमियां थी। पहली कमी यह थी कि जैसा मैक्सवेल ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जब ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो जब रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है? चेंज हो रही है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो इसका मतलब समय के साथ हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी बदल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल हम मान सकते हैं जो कि एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि समय के साथ इसके वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है, और वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने पर भी हम मानेंगे कि वेलोसिटी समय के साथ बदल रही है। और समय के साथ वेलोसिटी का बदलना मतलब एक्सेलरेशन, मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? वो हमेशा रिलीज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, और रिलीज करेगा एनर्जी, तो उसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, और एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन आकर कहाँ? न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो फिर एटम क्या हो गया? एटम अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो फिर एटॉमिक मॉडल तो फेल हो जाएगा ना। तो एक तो ये कमी थी कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में जो उन्होंने जो बातें रखी वो फेल हो गई, मतलब वो बात नहीं रख पाए। एटम स्टेबल कैसा बना रहेगा ये इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके हिसाब से तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बार बार घूम रहा है तो लगातार वो एक्सेलरेट हो रहा है, और उसके वजह से वो हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, तो एनर्जी लगातार कम होती जाएगी तो वो आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, मतलब एटम क्या है? अनस्टेबल। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसने कुछ नहीं कहा। एक तो ये कमी थी। दूसरा, रदरफोर्ड डिड नॉट डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा था। वो तो बाद में आकर नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक तय रास्तों पर ऑर्बिट में घूमते हैं जिन्हें शेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? के शेल में, फिर एल शेल में। ये बात रदरफोर्ड ने नहीं कही थी। तो ये 2 कमी है। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा न्यूक्लियस के बाहर, आउटसाइड न्यूक्लियस, इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा था। तो ये 2 कमियां हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। क्लियर हो गई बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एटम। तो नील बोर ने क्या किया था? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ही यूज करके उसमें कुछ अपना पॉइंट्स जोड़ दिया और अपना एटॉमिक मॉडल बना दिया। तो रदरफोर्ड के एटम के मॉडल में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, चलिए देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो मेन पॉइंट रखा, क्या रखा? पहला तो ये बोला पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उन्हीं फिक्स्ड पाथ को हम शेल कहते हैं। रदरफोर्ड ने सिर्फ ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, लेकिन कहाँ घूमता है, कैसे घूमता है, इस पे रदरफोर्ड ने कोई चर्चा नहीं की थी। और इस पे चर्चा किसने की? नील बोर ने। और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो भी तय रास्तों पे, अपना रास्ता नहीं बदलता, और उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? शेल। तो वही लिखा है वल्ली ए सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, जिस पर जब तक घूमेगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो एनर्जी चेंज नहीं होगी मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिरेगा नहीं, और नहीं गिरेगा तो एटम स्टेबल बना रहेगा। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नील बोर ने बोल दिया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने कुछ स्पेशल पाथ ऑर्बिट पर घूमते रहेंगे, और जब तक वो उस पर घूमेंगे तब तक उसकी एनर्जी
फिक्स रहेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, और एक तो ये बात हो गई। फिर while revolving in discrete orbit the electrons do not radiate energy, ये तो मैंने बोल दिया है कि नहीं, क्लियर। तो ये दो बातें समझ में आई। only certain special orbit known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं पाया जाएगा, वो सिर्फ एक अपने स्पेशल ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसे शेल कहते हैं। और शेल पे जब जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो वही लिखा है व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन लगातार बाहर घूमता रहेगा और एटम स्टेबल रहेगा। जबकि यही चीज रदरफोर्ड नहीं बोल पाए, तो उनका एटॉमिक मॉडल उतना कामयाब नहीं हुआ, है कि नहीं। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने जितने भी एटॉमिक मॉडल दिए उनका एटॉमिक मॉडल कंपेयर करके बताओ। तो थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, नील बोर ने दिया, तो कंपेयर कर लेते हैं। देखो थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें कहीं कहीं सम प्लेस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, उसके अंदर धसे हुए हैं, है ना। और एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो एटम न्यूट्रल है और एक स्फीयर के फॉर्म में है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये कहना था जे थॉमसन का कि एटम ऐसा होता है। ठीक है, फिर इसमें सुधार किया रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रेसाइड्स। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को यह पता चला कि एटम का मास पूरे बिखरा नहीं होता है, एटम का मास एटम के सिर्फ एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है और उसी एक पॉइंट को हम एटम का न्यूक्लियस कहते हैं जहां सारा मास लोकेटेड है। ठीक है, और बाकी जगह खाली है और उस खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, ये था किसका, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। क्लियर है। चलो अब आता है कौन, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में और सुधार किया किसने, नील बोर ने। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ रदरफोर्ड आपने सही कहा, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों तरफ किसके, न्यूक्लियस के, लेकिन कहाँ घूमते हैं ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए, ये नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ पर ऑर्बिट पर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और उन फिक्स्ड पाथ को हम शेल कहते हैं। और उन शेल में जब जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ही सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट, जबकि ये बात स्पेशल ऑर्बिट के बाद रदरफोर्ड ने नहीं की थी। विच हैव फिक्स्ड एनर्जी शेल्स व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये कहा था एटम के बारे में किसने, नील बोर ने। तभी तो हम एटम का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से हम शेल बनाते हैं। तो ये शेल क्या है, ऑर्बिट तो है जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं घूमेगा, तय रास्तों पर ही घूमेगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने बस बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कहां घूमेगा ये बताया नील बोर ने कि इन स्पेशल रास्ते पर ऑर्बिट पर घूमेगा और इन्हीं ऑर्बिट को हम शेल कहते हैं। उन्हीं शेल को जानते हैं KLMN। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा देखो इन्हीं शेल में पाए जाते हैं। ये नहीं कि दो शेल के बीच में जो खाली जगह है, जैसे ये खाली जगह दिख रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। या तो पहले ऑर्बिट में, या तो दूसरे ऑर्बिट में, या तो थर्ड ऑर्बिट में, ऑर्बिट के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा कहा था नील बोर ने। ठीक है, कंपैरिजन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछे, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो याद कीजिए हमने क्या कहा था,
नील बोर ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्पेशल ऑर्बिट में ही घूमता हुआ मिलेगा, और उन ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, शेल। तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे, इसका कोई रूल है क्या? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसका एक रूल है जो कि नील बोर ने दिया था। क्या रूल है, चलो देख लेते हैं। तो रूल ये है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, वो पता चलेगा इस फॉर्मूले से, 2n², जहां n क्या है, उस शेल का एनर्जी लेवल। जैसे कि न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल होता है वो होता है के शेल, और के शेल का जो n वैल्यू होता है यानी एनर्जी लेवल होता है वो 1 होता है। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आया, 2। इसका मतलब पहले के शेल में, पहला शेल मतलब के, और उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2। 2 से कम यानी 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। उसी तरह एल में n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, मतलब अगले के बाद एल शेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है न्यूक्लियस के बाहर, है ना। तो वही लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल, ये किस फॉर्मूले से दिया जाता है, 2n² से दिया जाता है, जहां n की वैल्यू अलग अलग शेल के लिए अलग अलग होती है, और n को एनर्जी लेवल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, मतलब एक नियम ये भी है कि जब तक हम अंदर वाला शेल नहीं भर लेते इलेक्ट्रॉन से, हम बाहर वाले शेल को नहीं भरेंगे। मतलब पहले के में भरना होगा, फिर के भर जाएगा तो एल भरेंगे, एल भर जाएगा तो एम शेल भरेंगे, इस तरीके से। ये नहीं कि के खाली है, के में इलेक्ट्रॉन आपने रखा नहीं, सीधे एल शेल में इलेक्ट्रॉन रख दिया, गलत होगा ही नहीं, ये तरीका गलत है। और यही है आपका तरीका डिस्ट्रीब्यूट करने का इलेक्ट्रॉन्स को, पहले के में रखो फिर एल में रखो, इस तरीके से। इनर शेल में पहले फिल करेंगे, फिर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, और कितना फिल करेंगे, मैक्सिमम इतना फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जरा देख लिया जाए। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, इसको सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से समझाइए। ठीक है, तो वैलेंसी मतलब क्या होता है बच्चों, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे मैंने कहा LiCl, तो एक लिथियम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब लिथियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1, क्लोरीन की 1। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एटम की, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट एटम से बना है, और उस एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो 1 से जुड़ेगा, 2 से जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा, 4 से जुड़ेगा, वही कैपेसिटी वैलेंसी कहलाती है। 1 से जुड़ेगा तो 1, 2 से जुड़ेगा तो 2। जैसे अब आपको मैं यहां लिखूं CaCl2, तो कैल्शियम कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा, 2, तो कैल्शियम की कैपेसिटी कितनी हुई, 2, तो कैल्शियम की वैलेंसी भी कितनी हुई, 2। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब मुझे एक सिलिकॉन और ऑक्सीजन से समझाना है, तो जरा यहां देखो, सिलिकॉन क्या ये न्यूक्लियस, ये पूरा है एटम, एटम के में ये क्या है, सेंटर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर शेल, जैसा नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ रखते हैं, शेल में। तो ये पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, रख दिया। फिर इसके बाहर L1 2 3 4 5 6 7 8, तो L शेल में 8। ठीक है, फिर इसके बाहर 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है 4 और मिल जाए तो सिलिकॉन का ये जो आउटर शेल है वो भर जाएगा, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो स्टेबल होने के लिए सिलिकॉन के आउटर में 4 हैं और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो सिलिकॉन की कैपेसिटी कितनी होगी कंबाइन करने की, 4। तो इसीलिए सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब ऑक्सीजन से देख लेते हैं। ये देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन केश में, ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर मतलब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से के में 2 और एल में 1 2 3
4 5 6, तो 6 है और इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 8। अगर ऑक्सीजन मैक्सिमम 8 कर लेता है तो स्टेबल हो जाता है। तो पहले से आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के एटम में, और उसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसका आउटर शेल पूरी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, यानी उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना, तभी तो 6 + 2 8 होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब कैपेसिटी कितनी है 2 की, तो वैलेंसी कितनी हुई 2। बस क्लियर है, यहां 2 होगा। ठीक है क्लियर। तो आपने कभी भी देखा होगा कि H2O लिखते हैं तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, तो 2 ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 होने के लिए हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ेगी 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी थी 2 हाइड्रोजन से जुड़ने की थी, तो वैलेंसी कितनी हुई 2 हुई। क्लियर, समझ में आ गया। यहां मिस्टेक था, ये 4 नहीं 2 होगा। ठीक है, वैलेंसी 2 होती है। क्लियर, आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको। पहली बात, एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही होता है एटॉमिक नंबर, है कि नहीं बच्चा। देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखो, ये नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन का एटम है और नाइट्रोजन के एटम में 7 प्रोटॉन होते हैं, जो कि ये देखो न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो 7 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर कितने हो गए नाइट्रोजन का 7। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 ही तो होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, मास नंबर। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास पूछा है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन हैं दोनों को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वही होता है एटॉमिक मास, या कह लो मास नंबर। अब जरा वही नाइट्रोजन वाला एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 14। तो नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक मास या मास नंबर कितना हुआ 14 हुआ। कितना हुआ 14 हुआ। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन में जो तीसरा एक्सप्लेन करने को था वो था आइसोटोप। तो जरा यहां देखो, 1H1 2H1 3H1, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और तीनों का एटॉमिक नंबर 111 मतलब सेम है। लेकिन जो ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास, मास नंबर वो अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है कि नहीं। देखो, तो अब क्या समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है कि तीनों हाइड्रोजन के एटम हैं, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, या मास नंबर कह लो डिफरेंट हो, वो होते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं 3, 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, 2H1 जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और 3H1 जिसे ट्राइटियम कहते हैं। क्लियर। तो क्या सेम है और क्या डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर डिफरेंट है। क्लियर। चलो अब और क्या पूछा था, आइसोबार पूछा था। आइसोबार की जो डिफिनीशन है वो आइसोटोप के ठीक उल्टा है, मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा और सेम मास नंबर यानी सेम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे देखो यहां 18 19 20 एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, लेकिन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम का एटॉमिक मास देखो सेम है कि नहीं। तो अलग अलग एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास या कह लो मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, हैविंग सेम
हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? आइसोबार के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ, आया। अब एक चीज और पूछा था इस क्वेश्चन में, गिव एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप के दो यूजेस भी देना है। तो एक यूज मैं बता देता हूं, दोनों यूज बता देता हूं। दो पूछा है तो दो बताऊंगा। एक है यार ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम जिसको हैवी वाटर भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? हैवी वाटर भी कहते हैं। इसका यूज होता है कहां? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, हैवी वाटर, हैवी वाटर यानी D2O, डी मतलब ड्यूटेरियम। पानी का फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन अगर H2O में जो हाइड्रोजन है वो ये वाला हाइड्रोजन हो तो उसे D2O लिखते हैं, इसे हैवी वाटर कहते हैं। और इसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं मॉडरेटर की तरह। किसकी तरह? मॉडरेटर की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करने के लिए ये यूज किया जाता है। और दूसरा एक आयोडीन का आइसोटोप है 131, इसका कैंसर में इलाज में यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये दो यूज हो गया किसका? आइसोटोप का। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Na+ यानी सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड KNl शेल, एक्सप्लेन। कैसे हुआ? तो सबसे पहले सोडियम आयन की जगह सोडियम एटम को देखते हैं, क्योंकि एटम से ही, एटम पर जब चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले ये देखो कि सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो जरा, ये है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है क्या? 11। तो 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन में K में कितने होंगे? 2, और L में कितने होंगे? 8, और अगले शेल में 1, 2, 8, 1। तो देखो 2, 8 और 1। अब अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम दान दे दे तो इसका 2 K और L भर जाएगा ना। तो सोडियम एटम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। लूज मतलब लॉस कर देता है, दे देता है, ले जाओ। तो लूज किया तो अभी तक 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लूज करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 हो गए। तो 11 प्रोटॉन पे +11 चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन पे -10 चार्ज, तो कुल मिला के +11 -10 +1 चार्ज आया। तो अब ये आयन में बदल गया, +1। ठीक है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, तो अब इसके K में बचे 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी L में बचे 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका शेल K भी भर गया, L भी भर गया, ये स्टेबल हो गया। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को स्टेबल बना दिया, और उस चक्कर में ये एटम से आयन में कन्वर्ट हो गया। वही लिखा है, एटॉमिक नंबर 11 था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देने से इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 8, तो K में 2, L में 8। तो अब दोनों शेल भर गया कि नहीं? क्योंकि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और मैक्सिमम रख हो गया, है ना। तो अब ये स्टेबल है, लेकिन उस चक्कर में सोडियम एटम की जगह सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया, अब ये आयन में बदल गया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। क्लियर? तो अब समझ में आ गया K और L शेल कैसे भर गया सोडियम प्लस आयन का, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप। मतलब ब्रोमीन के मेरे सामने मान लो 10,000 एटम्स हैं, 1-2 एटम्स नहीं है, ब्रोमीन के 10,000 एटम्स हैं। उसमें से कुछ एटम ये वाले हैं, ये आइसोटोप के, और कुछ एटम इस आइसोटोप के हैं। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम का, मतलब ब्रोमीन के एटम का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। एवरेज क्यों? अगर मुझे सभी का मास पता होता कि ब्रोमीन के सभी एटम का मास सेम है, मान लो सभी एटम ब्रोमीन का और ब्रोमीन के सभी एटम का मास 79 है, तो फिर एवरेज निकालने पर भी 79 आएगा। लेकिन कुछ का 79 है, कुछ का 81 है, तो फिर मुझे एवरेज लेना पड़ेगा ना। मान लो मेरे पास 1-1 किलोग्राम के, ठीक है, 10 वस्तु 10 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं,
सभी का मास 1 किलोग्राम है, तो मैं एवरेज निकालूंगा तो भी तो 1 किलोग्राम आएगा। लेकिन मान लो 3 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वजन 2 किलोग्राम है, बाकी 7 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वजन मास 1 किलोग्राम है, तो फिर मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यहाँ ब्रोमीन के 2 आइसोटोप, उसमें से एक आइसोटोप का मास 79 है, जो कि टोटल 100% में से इतने आइसोटोप हैं, और एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 81 है, जो कि परसेंटेज में इतना है। तो हमको उस ब्रोमीन एटम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, ये जो एटॉमिक मास है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतने परसेंटेज से, ठीक है, तो कुछ एटॉमिक मास आएगा। फिर इसके एटॉमिक मास को हम इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जोड़ देंगे। देखो वही किया है ना, 79 इस आइसोटोप के एटॉमिक मास कितना है 79, वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 49.7% से, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाया, तो इससे इस आइसोटोप का जो एटॉमिक मास आया वो इतना आ गया 39.26। फिर दूसरे आइसोटोप का इसी तरह हमने मास निकाला, वो आया 40.64। कैसे? 81 इंटू 50.3%, तो 81 इंटू 50.3 और परसेंटेज हटाया तो वो नीचे दिख रहा है, तो ये आ गया 40.64। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? दोनों को जोड़ दो तो आ गया कितना 79 क्योंकि भाई दोनों मिलकर ही तो ब्रोमीन के एटम को बना रहे हैं ना, कुछ 100% दोनों है ना, मिलके 100% है, तो दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ेंगे तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ गया 79.9 U। इसी तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? एवरेज एटॉमिक मास निकालने आ गया, इंडिविजुअल का निकालो और ऐड कर दो। ठीक है, इंडिविजुअल का कैसे निकालोगे? इंडिविजुअल जो आइसोटोप है उनका जो एटॉमिक मास है उसके परसेंटेज से कि कितना परसेंट वो पाए जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपको उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। ठीक इसी तरह लगभग क्वेश्चन नंबर 11 है, तो अब आप सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज 16.2 U। थोड़ा सा बदल दिया, पिछली बार एवरेज पूछा था, इस बार एवरेज दे दिया है। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 16 8x एंड 18 8x। मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं, एक ये 16 8 और 8 ये है 18 8। तो ये इसका परसेंटेज कितना होगा और ये कितने परसेंटेज में है ये निकालना है। और आपको इस बार एवरेज एटॉमिक मास दे दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था? हर आइसोटोप का परसेंटेज दे दिया था, एवरेज एटॉमिक मास निकालना था। तो हम किसी एक का मान लेते हैं कुछ परसेंटेज, तो हमने किसी एक का मान लिया, तो हमने इसका परसेंटेज मान लिया A। तो दूसरे वाले आइसोटोप का परसेंटेज कितना होगा? टोटल परसेंटेज 100 होता है, एक का मान लिया A, तो दूसरे आइसोटोप का कितना होगा? 100 - A। ठीक है, अब इसके एटॉमिक मास को इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास निकलेगा, और इसके एटॉमिक मास को इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकलेगा, और दोनों का जोड़कर इसके इक्वल आना चाहिए। तो वही तो किया है हमने। 16 इंटू इसका परसेंटेज कितना माना था? A, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो A/100 प्लस 18 इंटू 100 माइनस A/100। ठीक है, और ये इक्वल आना चाहिए 16.2 के। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो जो A निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 90%। मतलब इस X एलिमेंट के अगर टोटल 100 एटम्स देखें तो उस 100 एटम्स में ये जो आइसोटोप है वो 90% मिल रहा है, तो बचा हुआ ये जो आइसोटोप है वो कितना मिल रहा है? 10%। मतलब मैं इस एलिमेंट के 100 एटम निकाल रहा हूं, ऐसे निकाला तो 100 में से 90 एटम्स इस आइसोटोप के हैं, मतलब इस टाइप के हैं, और 10% एटम इस टाइप के हैं, ये वाले आइसोटोप हैं। क्लियर? तो आगे आपका A 90% और परसेंटेज ऑफ ये 18। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना आ गया? 10%। क्लियर? A हमने 90 निकाला तो ये अपने आप 10 हो गया। क्लियर है? समझ में आया? चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया, आगे चलते हैं। इफ Z इक्वल टू 3, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। तो Z अगर 3 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर ये होता है 3,
एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रखे होंगे, न्यूक्लियस के बाहर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 3 हो गए। और ये तो ऐसा किसके साथ होता है, लिथियम के साथ। तो ये भाई एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट लिथियम है। और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर दान दे दे, कौन, लिथियम, तो अब इसके पास एक शेल बचेगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये स्टेबल हो गया। स्टेबल वो होता है ना जिसके इलेक्ट्रॉन शेल में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन देने से इसके पास एक शेल बचा जिसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन और दोनों प्रेजेंट है, मतलब ये शेल भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये एक वैलेंसी दिखाएगा कौन, ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट है कौन सा, लिथियम है। तभी तो लिथियम LiCl लिखते हैं। क्यों नहीं आपने सोचा कि LiCl2 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1, तो एक लिथियम एक क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, ये सही है, ये गलत है। ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो लिथियम है उसका जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जा रहा है और वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन देकर के को, पहले से तो के भरा है, एल भरा नहीं है, तो एल को भरने के लिए सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले, इससे आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो लॉस करने की वजह से जब ये हट जाएगा तो के फील्ड होगा, और के फील्ड है तो बस स्टेबल। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर द टेबल। ये जो दिया हुआ है, गिवन द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 स्पीशीज। तो हमको क्या देना है, 2 एटॉमिक स्पीशीज है जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यहां लिखी हुई है। अब हमको ये बताना है कि इनका मास नंबर क्या है। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, बताइए, इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करें तो एटॉमिक मास यानी मास नंबर आ जाएगा। तो 6 और 6 12, तो x का एटॉमिक मास मतलब मास नंबर कितना आया 12, और इसका कितना है 8 6 14, तो 12 और 14 आ गया हमारा आंसर, है कि नहीं। देखो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा। लेकिन एटॉमिक मास यानी मास नंबर हमको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से पता चलता है। तो इन दोनों का प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड कर दिया इसका, तो ये आ गया 6 + 6 12, और इसका हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड किया तो ये आ गया 14। क्लियर। तो हमारा आंसर तो आ गया। अब हमको कंपेयर करना है कि ये है क्या। तो देखो x और y का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। इसका मतलब x और y के बीच में रिलेशन क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप हैं। क्लियर, क्लियर ना बच्चों, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुत आसान था। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, और वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर निकलता है। तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया था, इसका निकाला तो दोनों को ऐड कर दिया 14, इसका निकाला तो दोनों को ऐड कर दिया 12, तो एटॉमिक मास आ गया, इसका 12 इसका 14, और एटॉमिक नंबर तो सिर्फ प्रोटॉन होता है और वो दोनों का 6 6 है, मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, एटॉमिक मास अलग, तो ये हो गए आइसोटोप। क्लियर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टू फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स। तो आपको सभी स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि ये कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। पहला पढ़ो, जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। जे थॉमसन ने ये बोला था, न्यूक्लियॉन्स के बारे में कोई चर्चा की थी? नहीं। अरे न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के बारे में चर्चा ही नहीं की थी। इनके थॉमसन के मॉडल में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स। ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है, गलत गलत।
न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल इसलिए नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, तो ये गलत है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 2000 गुना कम होता है किसके मास से? प्रोटॉन के मास से। ठीक है, तो ट्रू है। और फिर फोर्थ, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन विच इज यूज एज मेडिसिन। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये रहा आंसर। ए स्टेटमेंट फॉल्स, बी स्टेटमेंट फॉल्स, सी ट्रू है और डी भी आपका फॉल्स है। ठीक है, समझ में आया? ये रहा हमारा आंसर। चारों स्टेटमेंट के बारे में ट्रू फॉल्स बताना था। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब 15, 16, 17 में हमको सही या गलत का निशान लगाना है। क्लियर? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और टिक मार्क लगाएंगे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई थी? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पहली चीज ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो पता पहले ही से चल गया था, है ना। न्यूट्रॉन का पता बाद में चला। तो ये पता चला कि सारा मास एक जगह लोकेटेड है, मतलब एटम का कोई सेंटर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए होगा। ठीक है, किस पे टिक मार्क लगेगा? ए पे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप हम जानते हैं क्या है? एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। ठीक है, तो इसमें से क्या सही आंसर है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी? नहीं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी? गलत। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? जी हाँ, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सही लग रहा है। 1H1, 2H1, 3H1, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप ना। अब आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या होते हैं? आइसोटोप में डिफरेंट होते हैं। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, और एटॉमिक मास बनता कैसे है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो जरा देखो इन सभी के प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने के बावजूद भी एटॉमिक मास अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनका न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। तो इसका मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। बात सही है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटोप में। ठीक है, तो ए बी डी गलत है, सी सही है। आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। एटॉमिक मास किससे डिसाइड होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। दोनों को जोड़ने पर आता है। ठीक है, तो मान लो 1 + 0 कितना आया? एटॉमिक मास 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो एटॉमिक मास बदल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बदल रहा है? नहीं, प्रोटॉन की संख्या तो तीनों में 1 1 1 थी। तो किसके बदलने से? न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से एटॉमिक मास बदल गया। तो आइसोटोप में एटॉमिक मास अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो इसीलिए तो आंसर सी जाएगा। क्लियर कट पता चल गया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या पूछा है 17 में? 17 में ये पूछा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl- आयन। तो आयन में पूछा है, तो पहले एटम में पता कर लो। ठीक है, और फिर एटम में एक और जोड़ दो, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज आया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लिया है क्लोरीन ने। ठीक है, तो पहले एटम पे पता कर लेते हैं। तो देखो क्लोरीन एटम को देखोगे तो ये देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के में 2, एल में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एम में देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 थे और एक और लेकर ये हो गया है 8, और क्लोरीन हो गया स्टेबल। तो क्लोरीन एटम में 7 थे, लेकिन जब उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो 7 और 1 8 हो गए, और अब क्लोरीन एटम पे चार्ज आ गया माइनस।
तो इसका मतलब क्लोरीन माइनस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 7 और 1 8 हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 8। ठीक है, क्लियर। क्लोरीन एटम के पास पूछा जाए तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम तो 7, लेकिन वो स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है और अपने आप को बदल ले रहा है Cl माइनस में। तो Cl माइनस पे अगर पूछा जाए तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। चल, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम? लिथियम सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? तो 11 होता है ना। तो 11 मतलब कि K में 2, 8 में L में 8 और M में 1, 2 8 1, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। तो ये किसका आंसर है? ये डी आंसर हुआ। भाई देखो, सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 11 प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। अब नील बोर ने क्या कहा था? पहले हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखते हैं और वो भी इनर शेल में। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन? 11 में से मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, रख दिया। L में मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, रख दिया। तो 8 और 2 10। अब 11 में से 10 को रख दिया तो आउटर में कितना बचा? 1। तो 2 8 1, ये है सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का। तो आंसर हो गया डी डी डी। क्लियर। चलो ठीक है, देखो डायग्राम भी यहां दिख रहा है आपको, डायग्राम देख लो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखो बहुत आसान है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है और एटॉमिक नंबर 9 है। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाए? 9। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो मास नंबर आ जाता है। तो 10 और 9 19, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह यहां एटॉमिक नंबर 16 है, मतलब प्रोटॉन 16 है, और जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। और मास नंबर 32 है, तो मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन हमको पता है 16, टोटल 32, तो 32 में से 16 घटा दो तो 16 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, है कि नहीं। फिर देखो मास नंबर 24 है और प्रोटॉन 12 है, तो मतलब एटॉमिक नंबर भी 12, और प्रोटॉन 12 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12, और न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? 12 में से 24 में से 12 घटा दो, क्योंकि अगर P प्लस N इक्वल टू 24 और P हमको पता है कितने 12, तो 12 प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 24, तो न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 24 माइनस 12, तो ये आ जाएंगे 12। ठीक है, फिर मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और 2 में से 1 घटा दो, 1 आपका न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा, और एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सॉरी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो ये ऐसा किसके पास होता है? ऐसा होता है ड्यूटेरियम के पास। तो यहां क्या होगा? ड्यूटेरियम होगा। ठीक है, मास नंबर 1, प्रोटॉन 1, तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 0 है, एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो ये कौन है? ये तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये होगा कौन बताओ? एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है बताइए? तो देखो यहां आंसर है मैग्नीशियम का होता है, और ये फ्लोरीन होगा। देखो, ठीक है, क्लियर। तो ये है फ्लोरीन, ये है मैग्नीशियम, ये है ड्यूटेरियम, और ये है हाइड्रोजन। बस याद रखना यहाँ 1 होगा, यहाँ 0। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो देखो न्यूट्रॉन 0,
और अगर एक न्यूट्रॉन बढ़ जाए, ठीक है, तो प्रोटियम की जगह क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, अरे ड्यूटेरियम को क्या लिखते हैं, 2H1 लिखते हैं, मतलब एक प्रोटॉन, और एटॉमिक मास 2, मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मतलब ये ड्यूटेरियम है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर ये 19 भी सॉल्व कर लिया। ये रहा इस टेबल में आंसर, ये है आंसर, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी ना। यहां इलेक्ट्रॉन 1 होगा, बस ये ध्यान रखना, ये 1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास, ठीक है, यहां 1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से बच्चों हमने इस सेशन में ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।